Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and your English class. So in the last video I shared the road note taken, which is a poem from your textbook Beehive, and it was written by Robert Frost. In the last video I shared some important notes about the poet, message and theme of the poem. So in today's video I will share rhyme scheme and figures of speech. इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो पोयम है इसके अंदर कौन सी राइम स्कीम आपने जो पोइट है उसने यूज़ किया है, और साथ ही साथ फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो कौन कौन सा यूज़ हुआ है। फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर मैं आपके साथ एक पूरी वीडियो शेयर करूंगी जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीच एंड हाउ दे आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स। सो मैं आपको अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, जस्ट आई विल टेल यू कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे फाइंड आउट होते हैं और राइमिंग स्कीम क्या है, और एज वेल एज आई विल शेयर सम इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। राइमिंग स्कीम आपको पता होगा बेटा कि जो लास्ट में जो वर्ड्स हमारे होते हैं जब वो राइम करते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी राइमिंग स्कीम बनती है। So first of all we will just have a look on the complete poem thoroughly. पूरा देखेंगे हम इसको। Like two roads diverged in a yellow wood and sorry I couldn't travel both. अब जैसे ही आपने देखा wood अलग है both अलग है, तो ये राइम नहीं करने हैं। We will come on the next line. And be one traveler long I stood. Wood stood and looked down one as far as I could. Wood stood could. To where it bent in the undergrowth. Both growth. अब जो हमारा राइमिंग वर्ड्स है उसके सामने हम ABCD इस तरह का एक सीक्वेंस लेते हैं, और जो वर्ड जिसके साथ सिमिलर होता जाता है उस राइम स्कीम को हम उसमें राइट करते जाते हैं। लाइक A से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे, वुड, स्टूड, कुड। ओके, ये तीन वर्ड्स यहाँ पे देखिए राइम कर रहे हैं। उसके बाद बोथ, ए के बाद क्या आएगा आपका, बी, बी एंड बी, बिकॉज बोथ और ग्रोथ ये लास्ट में राइम कर रहे हैं। सो इन दिस वे आर राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी। ये राइमिंग स्कीम आपकी यहाँ पर बन रही है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, then took the other just as fair. Again a fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where fair. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Like claim, same, fair, where, there. So in this way we will write down again fair, where and there. Now claim and same. So rhyming scheme हमारी next स्टेंजा में क्या बनी, next में भी वही सेम है, A B and B। ठीक है, बिकॉज अलग अलग स्टेंजाज में आपके RTC में ये क्वेश्चंस आपके से पूछे जा सकते हैं। सो अगेन देखिए, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Lay, day, way, black, back. सो ये क्या है, बी। सो अगेन ए बी बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम बन जाती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लाइक आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। ये इसका जो राइमिंग स्कीम क्या है, साई। साई करके बोलते हैं इसमें SIGH, GH को आई, सिर्फ एस को और आई को प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, GH को नहीं किया जाता है। Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the
डिफरेंस। साई, अब देखिए आप कि किसी भी वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है आपने, ये कितना जरूरी होता है। बिकॉज जिन जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है then you won't be able to find out the proper rhyming scheme. अब अगर किसी बच्चे को ये साई पढ़ना नहीं आता है तो वो नहीं कर पाएगा। So just be careful, just give a practice to the pronunciation of the words. Okay, sai, I, by. Hence, difference. So again we are having A, B, A, B. So how interesting it is to find out the rhyming scheme. बहुत इंटरेस्टिंग हमें लगता है, ठीक है ना। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द राइमिंग स्कीम। अब हम बेटा बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। अभी जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लाइक इसमें क्या है, मैंने जब आपके साथ बिगिनिंग में क्वेश्चन आपके साथ जब मैंने नोट्स शेयर किए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो 2 रोड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी लाइफ को, और साथ ही साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं 2 और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। सो इसीलिए यहाँ पे जो 2 रोड्स हैं, बिगनिंग में जो हमें 2 रोड्स दिखाए गए हैं, ये क्या है, ये सिंबोलिज्म है, ठीक है ना। क्या है ये, सिंबोलिज्म। सो जहां पे भी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या इस स्टेंजा के अंदर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो आप इसमें बता सकते हैं सिंबोलिज्म। और सिंबोलिज्म बताना भी पड़ेगा आपको, कहां पर है सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म, ठीक है। सिंबोलिज्म क्या है यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर देते हैं हम। यस, 2 रोड्स, सिंगल इन्वर्टेड में रखते हैं इसको, रिप्रेजेंट टू रोड्स रिप्रेजेंट 2 और more choices in our life, ठीक है। बिकॉज कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच आपका यूज किया गया है। सो यहाँ पे आप सिंबोलिज्म बता सकते हैं, किसको बता सकते हैं आप, 2 रोड्स को, ठीक है। एक बेटा और है यहाँ पे, एक आपके लिए शायद थोड़ा सा नया होगा, बट जब आप मेरी वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच पूरा डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, जब हम अपनी पोएम की बिगनिंग कर रहे हैं तो आपके सामने बिगनिंग में एंड यहाँ पर 3 टाइम्स एंड को रिपीट किया गया है। यानी बिगनिंग के अंदर अगर कोई भी वर्ड अगर आपका रिपीट होता है पोएम के अंदर तो वो क्या होता है, एनाफोरा होता है। कौन सा होता है, एनाफोरा, ठीक है। ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। सो हम इसको लिखेंगे एनाफोरा, PHORA, एनाफोरा, ठीक है। और रीजन बताएंगे इसमें हम, एंड रिपीटेड at the beginning of lines, कौन कौन सी लाइन में हुआ है, 2nd, 3rd and 4th। यस, इन द लाइन्स, कौन सी लाइन्स है हमारी, 2nd, 3rd and 4th। सो इन दिस वे इट इज एनाफोरा। एनाफोरा में ये होता है कि अगर बिगनिंग के अंदर आपका कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है, बिगनिंग में होना चाहिए वो, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा हो जाता है एनाफोरा। तो हमारा फर्स्ट स्टेंजा में सिंबोलिज्म हमने यहाँ पे ढूंढ लिया और एनाफोरा बता दिया। अब हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब हम और ढूंढते हैं कि कहीं पे और भी अगर फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे यूज हुए हैं। यस, देखिए जैसे सेकंड स्टेंजा अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसमें भी आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है। वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे, वांटेड वियर। ये देखिए, वांटेड वियर। अब आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी स्टेंजा में कहीं पे भी अगर रिपीटिशन ऑफ साउंड है, वो वॉवल साउंड भी हो सकता है आपका और कौन सा साउंड भी, कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकता है। सो वांटेड वियर,
देखिए वे, डब्ल्यू डब्ल्यू, साउंड का ध्यान रखेंगे। साउंड का रिपीटिशन होता है 2 से या फिर 2 टाइम्स या फिर 2 टाइम मोर देन 2 टाइम्स, तो वो क्या हो जाता है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड भी मैटर करता है और वोवल साउंड भी मैटर करता है। सो वो दोनों ही वहां पे रिपीट हो सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे आपने देखा वांटेड वियर, तो ये क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। सो एलिट्रेशन में हम बताएंगे वांटेड वियर, सिंगल इन्वर्टेड में लिखेंगे हम इसे, वांटेड वियर, डब्ल्यू साउंड रिपीटिंग। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूं यहाँ पे। वैसे आप इसमें सिर्फ बता सकते हैं इसको अंडरलाइन करके, दैट दिस इज एलिट्रेशन, बस आप ये बता सकते हैं, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं बेटा और ढूंढते हैं हम इसमें। देखिए इसमें ऐसा और कोई नहीं है। अब हम आगे आ जाते हैं, यस, नेक्स्ट पे आते हैं अभी हम। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, हो सकता है इसमें ही हमारा हो कुछ। यस यस, अब देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए दो दैट, यहाँ की लाइन में वो कहीं पे भी हो सकता है साउंड आपका रिपीट। इसमें है हमारे पास, देखिए यहाँ पे दो दैट, द से दोनों का साउंड आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, ये आपका एलिट्रेशन है। तो आप इसमें बता सकते हैं इस लाइन के सामने कि इसमें आपका किसका है, दो दैट, THOUGH, दो और दैट। सो इसमें क्या है, दे साउंड है, TH साउंड इज रिपीटिंग। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या आ गया, एक एलिट्रेशन हमें और मिल गया, दो दैट। ठीक है, अब इसमें इतना हो गया हमारे पास। अब हम आगे आ जाते हैं, यस, एक देखिए यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट फोर, इसमें भी क्या है, एलिट्रेशन है आपका। जरूरी नहीं है कि हर लाइन में मिले, हर स्टेंजा में मिले, बट वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम फर्स्ट फोर। अभी देखिए फर्स्ट फोर में किसका है रिपीटिशन, यहाँ पे फे का। सो फे साउंड इज रिपीटिंग। आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है कि हाँ ये साउंड विच साउंड इज रिपीटिंग, जस्ट यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, फर्स्ट फोर फे। किसको शो कर रहा है, ये एलिट्रेशन का। सो दो दैट भी आपका एलिट्रेशन है, फर्स्ट फोर भी आपका एलिट्रेशन है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब देखिए आगे, यस, यहाँ पे देखिए आपके सामने बेटा, यहाँ पे दो आपके जो वर्ड्स है, एजेस एजेस। अब यहाँ पे रिपीटेड साउंड के साथ साथ यहाँ आपका क्या आ रहा है, पूरा वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, रिपीटिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अब हम इसे, रिपीटिशन। यस, रिपीटिशन। ये भी आपका क्या है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। रिपीटिशन, किसका रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, एजेस का। ध्यान रखना, अगर बिगनिंग में होता है किसी वर्ड का सीक्वेंस में, तो वो आपका एनाफोरा होता है। और अगर पोएम में कहीं एक लाइन के अंदर कोई दो बार कोई वर्ड अगर आपका रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होता है, आपका रिपीटिशन होता है। तो हम लिखेंगे इसको, एजेस इज रिपीटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड एक लाइन और हमारी यहाँ पे, ये देखिए रिपीटिशन इसका भी है, टू रोड्स डाइवर्स्ड, टू रोड्स डाइवर्स। ये आपका फर्स्ट में भी था और यहाँ पे भी है, टू रोड्स डाइवर्स। तो अगर आप चाहें तो उसको भी रिपीटिशन का पार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम उसे, रिपीटिशन रिपीटिशन किसका है, टू रोड्स डाइवर्स्ड, टू रोड्स डाइवर्स्ड
किसमें है हमारे पास ये? इन स्टेंजा 1 एंड 4। अगर हम पूरी कंप्लीट पोएम देखते हैं तो उसमें रिपीटिशन है। अगर एक पर्टिकुलर लाइन आपकी आ जाती है तो उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिंपली वहाँ पे अलिटरेशन या जो भी उसमें मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस किया वो कर सकते हैं। बट अगर आपकी पूरी पोएम की हम बात करते हैं तो उसमें रिपीटिशन किसका हुआ है? 2 रोड्स डाइवर्ज में, जिसमें आपकी फर्स्ट स्टेंजा में उसको रिपीट किया गया है, फर्स्ट स्टेंजा में भी, और उसको यहाँ पे लास्ट 4th वाली लाइन में भी उसको रिपीट किया गया है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब हम वो कर लेते हैं। Yes, let's begin with the important short answer type question. So my first question is, where does the traveler find himself? उसने अपने आप को कहाँ पाया? And what problem does he face? और जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसको कौन सी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है? So we will write down the answer. So just remember that because we are having the question in present. Does का use हुआ है, present tense आपका यहाँ पे use हो रहा है. So we will try to answer only in present tense. ठीक है? So आप देखेंगे जब मैं आंसर्स लिखूंगी तो मैंने जो इसमें लैंग्वेज यूज की है वो इतनी सिंपल और इजी है कि आपको वो यहाँ पे वीडियो देखते देखते ही बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा। यस, द ट्रैवलर फाइंड्स, मैंने बताया ना आपको कि प्रेजेंट टेंस है, सो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ स्पॉट spot in the wood. Spot means जगह, place, ठीक है? At a spot in the wood, wood means forest, where the road diverged, where the roads diverged into 2। वो दो पार्ट के अंदर क्या थे? वो स्प्लिट थे, ठीक है? एंड ही फेसेस द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी उसकी? पहले तुमने बता दिया कि वो कहाँ था, और अब उसकी प्रॉब्लम हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कौन सी थी? He has to decide which road he should take. So इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों ही रोड्स में से उसको कौन सा चूज करना है। Now we are having the next question which is explain a yellow wood. Because हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं पोएम में वो कभी कभी इस तरह से भी आ जाते हैं कि उसमें कंप्लीट एक आपका फेरेज उठा लिया जाता है। फेरेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है? उसको फेरेज हम बोलते हैं। तो पोएम्स में ज्यादातर आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाता है कोई भी एक पर्टिकुलर फेरेज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करना है आ येलो वुड, कि येलो वुड यहाँ पे किसको शो करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स बिगिन विद द आंसर। आ येलो वुड, इससे आपको जो पोएम है वो और भी अच्छे से डीपली समझ में आएगी। आ येलो वुड implies that the ground all around the wood was covered with the fallen leaves. Fallen जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, because it was autumn season. So autumn season में जो ट्रीज होते हैं वो अपने पत्ते गिराते हैं, वो पहले टर्न होते हैं येलो और उसके बाद वो नीचे गिरते हैं। तो ऑटम सीजन है तो पूरा चारों तरफ क्या है? पूरे ग्राउंड के ऊपर पत्ते जो हैं वो बिखरे हुए हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज, द लीव्स ऑन द ट्रीज had also turned yellow as it was autumn, AUTUMN, autumn बोलते हैं। इसमें n जो होता है आपका साइलेंट होता है, autumn. So the
poet calls it a yellow wood. इसीलिए वो उसे येलो वुड कहता है. वुड मीन फॉरेस्ट. ठीक है, बिकॉज पोइट जो होते हैं वो किसी भी चीज को अपने तरीके से कहना चाहते हैं, अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं. तो फॉरेस्ट ना कह करके उन्होंने अपनी पोएम को और भी ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए उसको वुड का यूज किया है. और ऑटम सीजन है, सारे जो लीव्स हैं वो येलो हो चुके हैं और वो अभी चारों तरफ ग्राउंड पे बिखरे पड़े हुए हैं, इसलिए वो उसे एक येलो वुड कह करके बुलाता है. सो इट वॉज येलो वुड. नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो अ फेरेज. एक फेरेज ही है ये भी. यहाँ पे देखिए, लीव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक. ठीक है, लीव्स नो स्टैप हैड ट्रॉडन ब्लैक. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. लाइक पहले क्या होता है, व्हेन लीव्स आर क्रश्ड, व्हेन लीव्स आर क्रश्ड अंडर फीट, जब पैरों के नीचे पत्ते आ जाते हैं, दे टर्न ब्लैक. आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं. दे टर्न ब्लैक. जैसे ही क्रश किया हमने किसी ग्रीन पत्ते को, लीफ को, तो वो जैसे ही हम उस पर पैर रखते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है. ठीक है. द पोइट फाइंड्स fresh leaves on the road. ये कौन से वाले रोड की बात चल रही है, ये उस रोड की बात चल रही है जो कि लेस ट्रेवल्ड रोड था, जिसके ऊपर पोइट ने जाने का डिसाइड किया था. सो उसी स्टेंजा के अंदर आपकी ये लाइन आती है जिसमें उसने कहा है लीव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक. मतलब किसी भी पत्ते के ऊपर पैर नहीं रखा गया है और उसका जो कलर है इस वजह से कैसा नहीं हुआ है, ब्लैक नहीं हुआ है, वो फ्रेश है बिल्कुल. ठीक है. एंड these were not turned black as nobody had crushed them. It implies that the road was not taken by many travelers. It means बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो जो पत्ते हैं वो फ्रेश हैं, ब्लैक नहीं हुए हैं. और ये शो करता है कि रोड के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ट्रेवल नहीं किया है, क्योंकि उस रास्ते को चुना है जो कि बिल्कुल साफ हो चुका है पैरों के चलने से. नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट फेरेज. इससे हमें हेल्प मिलती है बेटा, पूरी पोएम हमें और भी अच्छे से समझ में आती है. बिकॉज वन लाइन अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ इसमें जो मैंने 3-4 फेरेज आपके लिए है, इसमें बच्चे बार बार इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि और चीजें तो वो एक्सप्लेन कर लेते हैं बट ये चीजें उनको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने इनके क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके साथ शेयर किए. हाउ वे लीड्स ऑन द वे. अब देखिए जैसे ही मैंने इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. अब हम कहेंगे इट implies that once we choose a path, it leads us to our destination. जैसे ही हमने अपना रास्ता चुना, वो रास्ता हमें कहाँ पहुंचा देता है, हमारी मंजिल तक. जो हमारा डेस्टिनेशन है वो उसे वहां तक पहुंचा देता है. As one moves. वन कौन है, जो भी उसको चैलेंज को लेता है या वो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे यहाँ से जाना है या मुझे जिंदगी में ये चीजें लेनी है. As one moves, one road
लीड्स टू अनदर, ठीक है, टू अनदर एंड लाइफ गोज ऑन, एंड लाइफ गोज ऑन। हम कुछ भी जिंदगी में डिसीजन लेते हैं, एक के बाद एक और अलग रास्ते खुलते चले जाते हैं और लाइफ जो है वो इसी तरह से चलती रहती है। यही तो होता है ना कि हमने एक रास्ता डिसाइड किया और उसके बाद हमें और भी आगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते जाते हैं। यानी एक हमने डिसीजन लिया, उसी के साथ कनेक्टेड बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ को आगे लेती जाती हैं और इस तरह से हमारी जो लाइफ है वो चलती जाती है। हालांकि उसमें थोड़े से अप एंड डाउन आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें स्मूथली जाएंगी, बट हाँ जो लाइफ जो जा रही है वो इसी तरीके से चलती जाती है कि एक रास्ते से ही डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीशंस है या डिफरेंट डिफरेंट जो रोड्स हैं वो निकलते जा रहे हैं और हम उसको आगे आगे फॉलो करते चले जा रहे हैं। सो इट इज डिफिकल्ट टू कम बैक, इट इज डिफिकल्ट टू come back to the point of beginning, ठीक है। सो देखिए ये भी कितना उसने अच्छा बोला है पोइट ने हमारे लिए कि बहुत मुश्किल होता है। जैसे पोइट ने कहा था कि आई विल ट्रेवल द सेकेंड रोड ऑन अनदर डे, बट उन्होंने साथ साथ ये कहा हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि जब मैंने एक डिसीजन ले लिया है तो फिर डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे सामने जो अप एंड डाउन आएंगे या चैलेंजेस आएंगे उसके साथ में आगे आगे बढ़ता चला जाऊंगा और शायद ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं वापस आकर के इसी पॉइंट पे दोबारा खड़ा हूं और मैं दोबारा से सोचूं कि हाँ ये वाला जो डिसीजन था ये तो मेरा हो चुका था, अब मैं इस दूसरे डिसीजन को लेकर के भी देखता हूँ। तो इसीलिए वो कहता है कि जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं जिंदगी में या आप अपनी चॉइस ले लेते हैं तो उसके बाद दोबारा वापस आकर के फिर से अगर आपको ये लगे कि मुझे फिर से ऑप्शंस मिलेंगे तो वो पॉसिबल आपके लिए कभी भी नहीं होगा। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन which is which of the two roads did the poet choose and why? Yes, अब हमें ये बताना है कि उसने कौन सा रोड को चूज किया और उसका रीजन क्या था। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, जिसमें आपने देखा that he took the less traveled road। कौन सा रोड लिया था उसने? less traveled रोड लिया था। अब उसका हम रीजन यहाँ पे राइट करने वाले हैं कि उसका रीजन क्या था। yes, the poet had to the poet had to choose one road out of the two similar looking road, two similar looking road, ठीक है। दिखते तो वो एक जैसे ही थे और उनमें से किसी एक को लेना था। he chose, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, पास्ट में पूछा जा रहा है। डिड को जैसे ही देखा पास्ट में, तो हम इसमें जो सेंस बना रहे हैं वो भी हम किस में बना रहे हैं, पास्ट में जा रहा है। द पोइट हैड, देखिए यहाँ पे, उसके बाद ही चोज, चूज क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, चोज आपका पास्ट को शो करता है। ही चोज द सेकेंड रोड, the second road which was not taken yet, he wanted to do, he नोट्स में मैंने शेयर किया था ये चीज आपके साथ, he wanted to do something different, so he chose the less traveled road, because कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो लाइफ के अंदर हमेशा चैलेंजेस लेते हैं, और ऐसा पोइट ने भी किया कि जिस पे बहुत कम लोग चले थे उसने उसी ही रोड को यहाँ पर लेने का सोचा, एंड इसीलिए उन्होंने लेस ट्रेवल्ड रोड लिया। सो वी आर हैविंग द आंसर्स ऑफ बोथ द क्वेश्चन कि कौन सा रोड लिया, लेस ट्रेवल्ड रोड लिया, और रीजन क्या था, दैट ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, सो ही चोज द लेस ट्रेवल्ड रोड। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन which is, yes,
यस, देखिए बेटा, आपका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल लास्ट के अंदर आपकी लाइन है उसको एक्सप्लेन करता है यहाँ पे। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, वाई डिड द पोइट डाउट। ठीक है ना, कि क्या कभी ऐसा होगा कि मुझे दोबारा से चांस मिले कि मैं फिर से वापस यहाँ पर आकर के खड़ा हूँ, और जो रोड मैंने नहीं लिया था पहले, द रोड विच आई हैड नॉट टेकन बिफोर, क्या मुझे दोबारा उस चीज का चांस मिलेगा और मैं दोबारा से उस रोड के ऊपर जिस पे मैं चल चुका हूं तो उसका मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूं, लेकिन जिसका मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया, क्या वहां पर आने का मुझे दोबारा चांस मिलेगा? तो उसको डाउट क्यों है इस चीज को लेकर के, वो अब हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं। यस, द पोइट हैड टू मेक, द पोइट हैड टू मेक a choice between two roads. He could, क्यों करना था उसको ऐसा? He could take only one road at a time. एक बार में एक ही रोड से वो ट्रैवल कर सकता था, and he chose the second one and decided to take the first one some other day. यही था हमारी पोएम में कि मैं किसी दिन और दिन आ जाऊंगा यहाँ पे उसको ट्रैवल करने के लिए। बट he doubted whether he would be able to come back. उसको इस बात का डाउट है कि क्या कभी वो वापस आ पाएगा। एंड टेक द फर्स्ट वन, बिकॉज, रीजन क्या है उसका? बिकॉज वन रोड लीड्स टू अनदर। ठीक है, ये मैंने पहले आपके साथ शेयर भी की, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हमने जो डिसीजन ले लिया उसके बाद हम उसी पे चलते चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस आते चले जाते हैं, और जो लाइफ है वो थोड़ी सी हमारी चेंज होती चली जाती है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम वापस उसी पॉइंट पे आकर के फिर से कुछ डिसीजन ले, क्योंकि एक के बाद एक नए रास्ते हमारे सामने खुलते चले जाते हैं, और बिल्कुल हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वापस हमें फिर से वही चांस मिले कि हम दोबारा आए और फिर से अपनी चॉइस करें। So it was all about your rhyming scheme, figures of speech and important short answer type questions. I hope आपका अगर कुछ डाउट रह गया होगा पोएम के रिगार्डिंग तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। So thank you so much for connecting with Nirbhar Academy. Enjoy your learning and be connected with Nirbhar Academy. Okay, thank you so much for watching this video. Bye bye.